वेलकम टू द नर्सिंग लैब। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू रीड ईसीजी। अगर अभी तक आप लोग ईसीजी को देखकर परेशान होते थे और रीड नहीं कर पा रहे थे, तो आज मैं आपको बहुत आसान स्टेप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हाउ टू रीड ईसीजी। यूजुअली जब पेशेंट लेफ्ट चेस्ट पेन के साथ क्लिनिक या हॉस्पिटल में आ जाता है तो उसकी ईसीजी कराई जाती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईसीजी का मतलब क्या है। ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, C स्टैंड फॉर कार्डियो एंड G स्टैंड फॉर ग्राम। ये ईसीजी का फुल फॉर्म है और समटाइम इसको EKG भी बोलते हैं। EKG जर्मन वर्ड है, तो ECG EKG हम इसको कहते हैं शॉर्ट। सो ECG का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द कार्डिक इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो ये एक डिफिनीशन हो गया कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। आप सब लोगों ने ECG मशीन देखा होगा, उसमें कुछ लीड्स होते हैं जो पेशेंट के लिम्स और चेस्ट के साथ अटैच की जाती है और फाइनली हमारे पास एक ग्राफ निकल कर आता है जिसको हम ECG बोलते हैं। इस ग्राफ में बहुत सारे वेव्स होते हैं। सो इन टुडे वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू रीड दैट ग्राफ इन सिस्टमेटिक इन इजी मैनर। तो चले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ECG में 12 लीड होती है। इसमें 3 हमारे पास लिम्ब लीड होती है, 3 अगमेंटेड लीड होती है, AVR, AVL, AVF और 6 हमारे पास चेस्ट लीड होती है, V5 एंड V6। 3 लिम्ब लीड जो है 1, 2, 3 और हमारे पास अगमेंटेड 3 लीड है AVR, AVL एंड AVF। 3 अगमेंटेड लीड और 3 लिम्ब लीड जो है ना, ये हमारे पास मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इन वर्टिकल प्लेन। और 6 चेस्ट लीड जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट मेजर करते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। अभी सेकंडली हम जो है ना ECG पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ECG पेपर में हमारे पास 2 किस्म की स्क्वायर्स होते हैं, एक बिग स्क्वायर होता है और एक स्मॉल स्क्वायर। बिग स्क्वायर और इसके अंदर जो ये छोटा है ये स्मॉल स्क्वायर। तो हमारा फोकस जो है ना स्मॉल स्क्वायर के ऊपर है। स्मॉल स्क्वायर का जो लेंथ है वो 1 mm होता है और इसका हाइट भी 1 mm होता है। ECG यू जो है ना आपको टाइम ड्यूरेशन बता रहा है और इस तरफ से आपको वोल्टेज बताता है। तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से जो है ना इक्वल है, 1 mm के बराबर है। और ये 1 mm जो है ना, ये 0.1 मिली वोल्ट के बराबर है। हमारे पास जो ECG पेपर होता है ना, वो 1 mm इज इक्वल टू 40 मिली सेकंड में प्रिंट होता है। अब बात करते हैं बिग स्क्वायर की। तो जैसे कि हमारे पास स्मॉल स्क्वायर जो है ना, इसकी हाइट और लेंथ जो है ना 1 mm के बराबर है। तो अगर हम बिग स्क्वायर लेंगे तो इसकी हाइट जो है ना 5 mm की बराबर होंगी और इसका लेंथ भी 5 mm का बराबर होगा। जैसे कि 1 mm 0.1 मिलीवोल्ट के बराबर है, तो ये 0.5 मिलीवोल्ट का पूरा स्क्वायर होगा। और इस तरह अगर 1 मिलीमीटर जो है ना 1 mm 40 मिली सेकंड में पास होता है, तो ये हमारे पास 5 mm जो है ना वो 200 मिली सेकंड में पास होगा। ECG पेपर का जो स्पीड है वो है नॉर्मल जो स्टैंडर्ड पेपर यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास 25 mm पर सेकंड। 25 mm पर सेकंड जो है ना वो पास होते हैं इससे। तो 25 mm पर सेकंड कैसे? अभी जैसे हमने पढ़ा कि 1 स्मॉल बॉक्स, इसकी हाइट और लेंथ जो है ना दोनों 1 mm है और ये 40 मिली सेकंड में पास होता है। और हमने ये भी कहा कि 1 लार्ज बॉक्स जो है ना, इसकी लेंथ जो है ना 5 mm है और हाइट भी 5 mm है, इज इक्वल टू 0.5 मिली वोल्ट और इज इक्वल टू 200 मिली सेकेंड। तो 25 mm पर सेकंड का मतलब ये हुआ कि स्मॉल बॉक्सेस पास होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि 25 स्मॉल बॉक्सेस पर सेकंड पास हो रहे हैं। क्यों? 40 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें 1 mm, 1 स्मॉल बॉक्स 40 मिली सेकंड में पास होता है। तो अगर इस 40 को हम 25 बॉक्सेस से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 मिली सेकंड बन जाते, जो कि इज इक्वल टू
1 सेकंड की बराबर है। अभी अगर लार्ज बॉक्स हम ले लें कि लार्ज बॉक्सेस जो है ना पर सेकंड कितने पास होंगे, तो एक लार्ज बॉक्स जो है ना ऑलरेडी हमने पढ़ा कि 200 मिली सेकंड में पास होता है, 200 मिली सेकंड में। तो 25 mm में हमारे पास कितने बॉक्सेस आ गए लार्ज, 5 लार्ज बॉक्सेस आ गई। तो 200 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 1000 मिली सेकंड, जो कि 1 सेकंड की बराबर है। 25 बॉक्सेस जो है ये पर सेकंड रिपोर्ट करता है ईसीजी। अभी तीसरा स्टेप है हमारे पास टू रीड ईसीजी। ईसीजी को रीड करने से पहले जो है ना आप लोगों ने इस तरह एक स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको कहते हैं ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, एसटीडी। ये निशान जो है ना ये हमारे पास 2 लार्ज बॉक्सेस का बराबर होना चाहिए या 10 स्मॉल बॉक्सेस का, और ये बराबर होता है 1 मिलीवोल्ट के बराबर है, 10 mm होता है, चूँकि ये 10 स्मॉल बॉक्सेस है। अगर ये 10 बॉक्सेस से कम है तो इसका मतलब ये है कि ईसीजी जो है ना आपका स्टैंडर्ड नहीं है और आपने दोबारा कराना है, तो उसकी कैलिब्रेशन नहीं हुई। स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन जो होती है ईसीजी की वो आपको 1 मिलीवोल्ट का जब होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका ईसीजी कैलिब्रेटेड है और परफेक्ट है। अगर इस तरह पैटर्न नहीं आ रहा और 10 लार्ज बॉक्सेस से कम है कैलिब्रेशन या 2 लार्ज बॉक्सेस से कम है, तो आप दोबारा ईसीजी रिपीट कराओगे। चलो अभी पढ़ते हैं नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मल ईसीजी को हम कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है ईसीजी में जो वेव फॉर्म बनती है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की 1 बीट में, वो हमें यू इस फॉर्म में जो है ना शो होते हैं ईसीजी के ऊपर, PQRST। यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल पोर्शन जो है ये 1 बीट को रिप्रेजेंट करता है कि 1 बीट के अंदर क्या क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है वो शो हो रहे ईसीजी के ऊपर। ईसीजी को पढ़ने के लिए अभी हमने एक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन उठाया है आपको समझाने के लिए। अगर हम इस छोटे पोर्शन को समझेंगे तो आगे इसकी रिपीटिशन है। ईसीजी रिपोर्ट में यही चीज़ें रिपीट होती जाती है। वो क्या चीज़ें हैं, वो है पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और टी वेव। इसको कहते हैं पी वेव, इसको हम QRST को जो है ना QRS कम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको QRS कम्प्लेक्स कहते हैं और इसको कहते हैं टी वेव। ये छोटा पोर्शन जब हम समझेंगे तो हम पूरी ईसीजी को समझ लेंगे। तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले कि ये स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ये हमारे पास बनती है पी वेव, फिर क्यू, फिर आर और एस। तो इसकी गैप को जो है ना हम PR इंटरवल कहते हैं। पी जहाँ पे जो है ना स्टार्ट होता है, यहाँ से P स्टार्ट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम PR इंटरवल कहते हैं, QRS। और फिर इसको हम जो है ना ST इंटरवल कहते हैं और इसको QT इंटरवल कहते हैं। Q जहाँ से Q स्टार्ट है और T ख़त्म है। तो अभी हम आगे आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि P वेव किस तरह बनती है, QRS कम्प्लेक्स किस तरह बनता है और T वेव किस तरह बनता है। एनाटॉमी का आप लोगों को पता होगी कि हमारा जो हार्ट होता है एट्रिया, ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है, सही। यहाँ पे जो ऐसे नोड है वो सिग्नल भेजते हैं एट्रिया को कि आप कंट्रैक्ट हो जाए और ब्लड को पुश करे वेंट्रिकल में। जैसे एट्रियल कंट्रैक्शन होती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है, वहाँ पे पी वेव बनती है। तो ये पी वेव तब बनती है जब एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है, तो तब हमारे पास क्या बनता है, पी वेव। पी वेव, नॉर्मल पी वेव जो है वो हमारे पास 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस इसकी हाइट होनी चाहिए और इसका जो लेंथ है, ड्यूरेशन है, वो 0.06 से लेके 0.12 सेकंड होनी चाहिए। मतलब कि 1.5 से लेके 3 स्मॉल बॉक्सेस होने चाहिए। तो तब हम ये समझेंगे कि ये पी वेव नॉर्मल है। इसकी हाइट जो है ना अगर 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस है, स्क्वायर है, तो मतलब कि पी वेव नॉर्मल है। एट्रियल कंट्रैक्शन में कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ये था पी वेव। अगर पी वेव में कोई मसला है तो इसका मतलब ये है कि एट्रियम में कोई मसला है। इसके बाद QRS कम्प्लेक्स, ये किस तरह बनता है QRS कम्प्लेक्स। तो ऐसे नोड जो है वो AV नोड को सिग्नल भेजते हैं और वो आगे बंडल ऑफ हैश को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैसेजेस आती है AV नोड की बंडल ऑफ हैश में,
तो उसकी वजह से वेंट्रिकल कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। और जैसे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो तब हमारे पास QRS कम्प्लेक्स बनता है। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन से QRS कम्प्लेक्स बनता है। तो अगर QRS कम्प्लेक्स में कोई मसला है तो इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल में कोई मसला है, बंडल्स में कोई मसला है, सिग्नल आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा, बंडल ब्रांच में कोई ब्लॉकेज है या कोई भी इशू है QRS कम्प्लेक्स में, तो इससे ये पता चलेगा कि वेंट्रिकल्स में राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई मसला है, कोई इशू है। ये QRS पूरा वेव जो बनता है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से Q की स्टार्ट होती है और यहाँ पे S एंड हो जाती है। हमें कैसे पता चलेगा QRS नॉर्मल है या इसमें कोई मसला है? तो नॉर्मली हमारे पास QRS की हाइट जो है वो 5 to 30 mm होनी चाहिए, मतलब कि 5 to 30 स्मॉल बॉक्सेस, क्योंकि 1 स्मॉल बॉक्स 1 mm की बराबर है। तो ये हमारे पास कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? हाइट इसकी 5 to 30 मिलीमीटर स्मॉल बॉक्सेस, और इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 0.6 से लेके 0.10 तक, मतलब कि 1.5 से लेके 2.5 बॉक्सेस, 1.5 to 2.5 बॉक्सेस, और 0.6 से 0.10 सेकेंड। जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 1.5 to 2.5। अभी तक समझ आ चुका होगा कि पी वेव कैसे बनता है, QRS कैसे बनते हैं। तो पी वेव तो तब बनती है जब एट्रियल कंट्रक्शन होती है, और QRS तब बन जाती है हमारे पास जब वेंट्रिकल कंट्रक्शन होती है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि टी वेव कैसे बनता है। तो टी वेव हमारे पास तब बनता है जब रिपोलराइजेशन होती है, वेंट्रिकल वापस रिलैक्स हो जाती है। तो वो ड्यूरेशन, वो टाइम जब उसको मिलता है रिलैक्सेशन के लिए, तो तब हमारे पास वो टी वेव बनता है। जब उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, रिलैक्स नहीं हो पाता, तो तब टी वेव के ऊपर जो है ना उसकी चेंजेस नज़र आते हैं कि उसको ड्यूरेशन कम मिल रहा है, प्रॉपर जो है ना वापस रिलैक्स नहीं हो पा रहा, तब आपको टी वेव में चेंजेस नज़र आएंगे। नॉर्मली हमारे पास पी वेव का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड से लेके 0.2 सेकंड होने चाहिए, 25 सेकंड की हमारे पास नॉर्मल स्पीड होना चाहिए इसका। अब इससे आगे हम जो है ना डिजीज़ कंडीशन जो है ना पढ़ रहे हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास PR इंटरवल है, P जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से R जहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो इसको कहते हैं PR इंटरवल। S यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और T यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ST इंटरवल। इसके बाद है QT इंटरवल, Q जहाँ से स्टार्ट है और जहाँ पे T एंड है, तो इसको हम कहते हैं QT इंटरवल। और इसके बाद 4th नंबर पे ये है कि ये जो लार्ज बॉक्स है हमारे पास, ये कितने का होता है? इसका ड्यूरेशन कितना है? 0.20 सेकंड। पहले हमने डिस्कस किया था कि एक स्मॉल बॉक्स 0.4 सेकंड का होता है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 बॉक्सेस इज इक्वल टू 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड का इसका ड्यूरेशन होना चाहिए। सबसे पहले हम ECG में रिदम देखते हैं। ECG में जो सबसे लास्ट में आता है वो उसको हम रिदम स्टेप भी कहते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं? RR इंटरवल देखते हैं कि इसके बीच में जो है ना कितना ड्यूरेशन है, कितना स्पेस है। तो नॉर्मली हमारे पास इसकी बीच में जो है ना 4 लार्ज बॉक्सेस होने चाहिए। अगर ये 4 लार्ज बॉक्सेस है तो इसका मतलब ये है कि आपका ECG नॉर्मल है। तो ये आपने देखना है कि सब में जो है ना 4 बॉक्सेस है कि नहीं। और इससे हम हार्ट रेट भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 4। हार्ट रेट कैसे निकालेंगे? 300 डिवाइड बाई 4 बॉक्सेस है, तो इज इक्वल टू 75। नॉर्मल हार्ट रेट हमारे पास कितना होता है? 60 to 100, सही है। तो अगर ये आपके पास 60 से कम है तो उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। नंबर ऑफ बॉक्सेस 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ब्रेडिकार्डिया। और अगर टेकिकार्डिया है तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा होंगे। तो 4 हमारे पास जो है ना नॉर्मल होते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि ECG का रिदम क्या है, रेगुलर है कि नहीं है, नॉर्मल है कि नहीं इसका रिदम। इसके बाद हम आगे जो है ना पी वेव
QRS और T वेव भी डिस्कस करते हैं कि इसकी दरमियान जो है ना कितना गैप होना चाहिए। अब हम डिजीज़ कंडीशन पढ़ रहे, तो डिजीज़ कंडीशन हम जैसे अभी हमने पढ़ा था कि P वेव, QRS और T। तो P में अगर कोई मसला है तो P वेव कब बनता है? P वेव तब बनता है जब हमारे पास एट्रियल कंट्रैक्शन होती है। एट्रियल कंट्रैक्शन होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, तो उस कंडीशन में उसकी वजह से जो है ना हमारे पास P वेव बनता है। और P वेव नॉर्मली इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस होनी चाहिए, इसका जो हाइट है, ऊंचाई। और इसकी जो लेंथ है वो 0.6 सेकंड से लेकर 0.12 सेकंड होनी चाहिए। मतलब कि 2.5 से लेकर 3 स्मॉल बॉक्सेस इसकी जो है ना लेंथ होनी चाहिए। इन केस अगर इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, 2.5 से ज़्यादा है, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? 3 स्मॉल बॉक्सेस से अगर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि राइट एट्रियम एनलार्जमेंट है। और अगर ऊंचाई नॉर्मल है लेकिन दूरी ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर 3 बॉक्सेस है, नॉर्मल है, और 3 बॉक्सेस से ज़्यादा है इसका लेंथ, 0.12 सेकंड से इसकी दूरी ज़्यादा है, इससे इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम क्या डायग्नोस करेंगे कि लेफ्ट आर्ट्रियम एनलार्जमेंट है। इन केस अगर इसका ऊंचाई भी ज़्यादा है और ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, तो दोनों जो है ना 3 बॉक्सेस से ज़्यादा है, ऊंचाई भी ज़्यादा है 3 बॉक्सेस से, और उसकी जो है ना लेंथ भी ज़्यादा है, 0.12 सेकंड से अगर ज़्यादा है, तो फिर हम क्या समझेंगे कि इस कंडीशन के इसमें जो है ना दोनों कंडीशन है, लेफ्ट आर्ट्रियम एनलार्जमेंट भी है और राइट आर्ट्रियम एनलार्जमेंट भी है, दोनों कंडीशन है इसमें। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं QRS। ये है QRS। QRS हमारे पास तब बनती है जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि कंट्रैक्शन। और नॉर्मली हमारे पास जो है ना ये कितनी होनी चाहिए? 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्सेस, 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्सेस। ये ड्यूरेशन जो है ना अगर ये 2 या 2.5 बॉक्सेस से ज़्यादा है तो क्या मसला हो सकता है? और या अगर इससे कम है, अगर ये QRS वाइड है, 2.5 से ज़्यादा है, 3 बॉक्सेस से ज़्यादा है स्मॉल बॉक्सेस से, तो क्या होगा? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो सकता है, VT। और अगर इन केस ये सेम बॉक्स में वापस आ जाती है, नैरो हो जाती है, 2 बॉक्सेस से कम है, 1 बॉक्स है, तो क्या होगा? सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कम हो तो नैरो हो तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ही हो, और अगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर ज़्यादा हो, वाइड हो, तो तब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसके अलावा और भी कंडीशन हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट भी हो सकती है अगर आपके पास जो है ना QRS कम्प्लेक्स जो है ना वाइड है। इसके अलावा बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो सकता है अगर वाइड है। इस तरह वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी हो सकती है। और भी कंडीशन हो सकती है जिस तरह हाइपरकलीमिया की वजह से भी प्रोलॉन्गेशन हो सकती है QRS कम्प्लेक्स की। मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से भी इंक्रीज हो सकती है ड्यूरेशन QRS की। हार्ट फेलियर की वजह से भी प्रोलॉन्ग हो सकता है QRS का ड्यूरेशन। तो ये सिर्फ 2 कंडीशन नहीं है कि सिर्फ आपके पास वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की वजह से जो है ना प्रोलॉन्गेशन है। लास्ट वेव हमारे पास है T वेव। T वेव जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि इसमें हमारे पास क्या होता है, जब हार्ट जो है ना रिलैक्स हो जाती है तब हमारे पास T वेव बनता है। और T वेव का ड्यूरेशन कितना होता है? नॉर्मली ये हमारे पास 5 स्मॉल बॉक्सेस होनी चाहिए। अगर ये 5 स्मॉल बॉक्सेस से कम है या ज़्यादा है तो क्या क्या मसले हो सकते हैं? अगर ये T वेव का जो ड्यूरेशन है वो 5 स्मॉल बॉक्सेस से कम है तो क्या हो सकता है? अगर कम है तो MI हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हाइपोकलीमिया हो सकता है, पोटासियम लेवल कम हो सकता है। इन केस अगर 5 स्मॉल बॉक्सेस से ये ज़्यादा है, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, बढ़ गया है, तो फिर क्या कंडीशन हो सकता है हमारे पास? वही कंडीशन के MI हो सकता है और दूसरा हाइपरकलीमिया हो सकता है। तो ये कंडीशन है जो हम ECG से देख सकते हैं कि T वेव नॉर्मल कितना होता है। तो आज जो हमने चीज़ें पढ़ ली उसमें ये हमने पढ़ ली P वेव, QRS कम्प्लेक्स और T वेव। P वेव कैसे बनता है और वो अगर एबनॉर्मल है, नॉर्मल कितनी होनी चाहिए,
तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, एबनॉर्मेलिटी में क्यूआरएस कम्प्लेक्स में एबनॉर्मेलिटी में क्या क्या डायग्नोसिस, क्यूआरएस में क्या मसले आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर उसमें कोई मसला है। इस तरह सेम अगर टीवेव में कोई मसला है तो आप लोग ईसीजी से कैसे पता कर सकते हैं। टीवेव में और भी मसले होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एमआई हो सकता है, हाइपोकलीमिया हाइपरकलीमिया हो सकते हैं, और भी कंडीशन होते हैं जैसा कि हमारे पास पहले नंबर पे है अगर टीवेव इन्वर्टेड है तो क्या क्या मसले हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर टाल टी वेव है, पीक है, तो क्या क्या मसले हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है अगर फ्लैट एंड है, बिल्कुल स्ट्रेट है, टी वेव नहीं है, तो क्या हो सकता है। नॉर्मली हमारे पास इसका जो है ना कितना होना चाहिए, नॉर्मली हमारे पास टी वेव स्मॉल बॉक्सेस जो है ना 5 स्मॉल बॉक्सेस होने चाहिए। तो अगर फ्लैट एंड है तो क्या क्या मसले हो सकते हैं। अगर बाइफेड है, मतलब ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है, तो क्या क्या इशू हो सकते हैं। इसकी मैं डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी लास्ट में हम इंटरवल डिस्कस करते हैं। अगर इंटरवल में कोई मसला है तो उसकी वजह से उससे रिलेटेड क्या क्या इशू हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीआर इंटरवल डिस्कस करते हैं। अगर पीआर इंटरवल नॉर्मली हमारे पास पी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से आर है, तो पीआर इंटरवल नॉर्मली हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस, ये नॉर्मल है। अगर इससे बड़ा है पीआर इंटरवल या कम है तो क्या क्या हो सकता है। तो पीआर इंटरवल अगर इससे कम है, 3 से इनकेस अगर कम है तो क्या हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम हो सकता है उस पेशेंट को। अगर इनकेस इसको जो ना 5 से ज़्यादा है, पीआर इंटरवल अगर 5 से ज़्यादा है तो फिर क्या हो सकता है, कौन सी कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकती है। इसके बाद है हमारे पास एसटी इंटरवल। एसटी इंटरवल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, फ्लैट होता है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन ये 2 स्मॉल बॉक्सेस पे मुश्तमिल होता है, 2 स्मॉल बॉक्सेस पे। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिविएटेड है, तो क्या हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, हाइपोकलीमिया में ये अपवर्ड हो सकता है। अगर इनकेस ये इन्वर्टेड है तो फिर पेरिकार्डाइटिस और हाइपोकलीमिया हो सकता है उस पेशेंट को। इसके बाद सबसे लास्ट वाला हमारे पास कौन सा इंटरवल है, क्यू टू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल में हमारे पास नॉर्मली कितना होता है, 8 to 11 स्मॉल बॉक्सेस। अगर ये इससे बड़ी हुई है, अगर इन 11 से ज़्यादा है तो क्या हो सकता है, लो कैल्शियम। अगर 11 से ज़्यादा है तो फिर क्या होगी, लो कैल्शियम। अगर 8 से कम है तो क्या हो सकता है, हाई कैल्शियम। ये सारे डिजीज़ कंडीशन है जो हम ईसीजी रीड करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।